हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का एक फेज का एग्जाम कंप्लीट हो गया, जो कि आपका मई में था। आप लोगों ने रैंकाइन एकेडमी के चैनल पे देखा होगा कि हमने लगभग 35 से 40 जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे सॉल्व करवाए थे, और बच्चों के बहुत अच्छे दोस्तों फीडबैक मिले कि सर जो पीवाईक्यू हैं, जो जीके जीएस के पीवाईक्यू हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और फर्स्ट फेज का एक अनुमानित कट ऑफ भी हम लोगों ने डाल दिया है। ठीक है ना। तो अभी बच्चों ने बोला कि सर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और करवाइए, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो सेकेंड फेज आपका जून में एग्जाम है उसके लिए फिर से 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, या फिर इनके आसपास से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप लोग टॉपिक को देख लीजिए और देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है, जो आप लोगों ने तैयारी कर रखी है। तो आइए फटाफट दोस्तों 25 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। और आप लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले आप लोग खुद से इसको सही टिक लगाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है। यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पुटअप किया है कि सन 2011 की जो जनगणना हुई है, ठीक है ना, यहाँ से एक प्रश्न क्या बनेगा कि अभी जो सबसे लेटेस्ट, जो सबसे न्यू जनगणना है वह किस वर्ष हुई थी। तो उसका आंसर क्या होगा, जो सबसे न्यू जनगणना है दोस्तों वह सन 2011 में हुई थी। यह सबसे लेटेस्ट है, यह सबसे लेटेस्ट है। ठीक है ना, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न और क्या आ सकता है कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो जनगणना दोस्तों, जो जनगणना है वह 10 वर्षों के बाद होती है। ठीक है ना, जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। अभी प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, बात समझ में आई। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा था जनगणना से कि जनगणना कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों जनगणना 1881 में जनगणना शुरू हुई थी, और आज़ादी के बाद 1951 में, ठीक है ना, आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना शुरू हुई थी। ये सब सारे प्रश्न आपसे पूछते हैं, जैसे कि 51 हो गया, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। तो कितनी जनगणना आज़ादी के बाद हो चुकी हैं, ऐसे भी प्रश्न कुछ बन सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि सन 2011 में भारत की जनसंख्या एक अनुपात दिया हुआ, एक रेशियो दिया हुआ है। तो 200 से 210, ये तो दोस्तों संभव ही नहीं है, क्योंकि 200 से 210 तो जनगणना अभी हमारा जो पॉपुलेशन है आज तक नहीं हुआ है। अभी तो विश्व में ऐसा कोई देश ही नहीं है जिसकी जनसंख्या 200 करोड़ हो। ठीक है ना, कोई ऐसा देश नहीं है। अब तो भारत ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। 120 से 130 दोस्तों, उस समय जो जनसंख्या बताई गई थी लगभग 120 से 125 करोड़ बताया गया था, तो वह इसी रेंज में आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा 120 से 130 करोड़ के बीच में जनसंख्या हमारी वेरी करती है। 300 से 310 संभव ही नहीं है। 50 से 60 दोस्तों, इससे दुगनी जनसंख्या है। ठीक है ना, इससे दुगनी जनसंख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर पहले का जो सही आंसर होगा वह 120 से 130 करोड़ होगा। एक बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि आपके जीके जीएस में 25 में से एक प्रश्न मूलतः आपके प्रैक्टिस सेट में जो आपका ओरिजिनल पेपर आ रहा है वहाँ पर देखा जा रहा है। तो जितना भी संबंधित जनगणना से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप लोग तैयार करिए। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम। एस बालचंद्र वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जो भी हमारे दोस्त एसएससी एमटीएस की थोड़ी बहुत भी सीरियस तरीके से पढ़ाई करते होंगे वह 4 प्रकार के क्वेश्चन जरूर तैयार किए होंगे। पहला कि इस वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति कौन है, या यह व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इसी का एक प्रारूप और होता है, वह क्या होता है कि इस व्यक्ति को जो कि इस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इन्हें यह पुरस्कार कब मिला था, या फिर निम्न में से किन्हें यह पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। और दोस्तों इसी तरीके से जो हमारे नर्तक या फिर नर्तिकाएं होती हैं, ठीक है ना, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं या फिर जो प्रमुख नृत्य हैं, वह कौन से नृत्य से संबंधित हैं, यह व्यक्ति कौन से स्टेट से संबंधित है, या फिर इस नर्तक या नर्तकी को कौन सा पुरस्कार मिला है। बात समझ में आई। तो यह 5-6 प्रकार के जो प्रश्न है वह आपसे वाद्य यंत्र और नृत्य से पूछता है। तो जिनका फेज 2 में पेपर है अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो वाद्य यंत्र और नर्तक से संबंधित व्यक्ति, संबंधित राज्य और उनसे संबंधित पुरस्कार,
इसको तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन या एक से अधिक, 2 से दोस्तों 3 तक क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं और मिनिमम एक तो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नमूना एस बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र के लिए संबंधित है? तो दोस्तों माँ सरस्वती का जो एक प्रमुख वाद्य यंत्र है उसे किस वाद्य यंत्र से जानते हैं? वीणा। सितार से संबंधित व्यक्ति, ठीक है ना, और बांसुरी हो गया, वायलिन हो गया, ये सारा कुछ आपके लूसेंट में दिया हुआ है, बल्कि हमने यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं। दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान से यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस तरीके के प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि बेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है कि बेलन जो घर्षण है वह सर्पण घर्षण से अधिक होता है। आप लोग इसको समझिए कि सर्पण घर्षण से अधिक होता है। ये हो गया बेलन, ठीक है ना। इसको यदि मैं यहाँ से पकड़ के खींचूं, सपोज करिए कि यहाँ से मैं इसे पकड़ के यदि खींचूं, तो बोल रहा है कि इसका जो घर्षण होगा, जो बेलन का घर्षण होगा, इस सर्पण के घर्षण से अधिक होगा। बताइए, यदि कोई टायर है, कोई टायर को हम ऐसे ऐसे चला रहे हैं तो उसमें घर्षण दोस्तों कम लगता है, उसमें घर्षण कम लगता है। कोई चीज़ को जब हम ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं? खींचो मत, ढकेल के ले आओ। लोग क्या बोलते हैं? खींचो मत, धक्का दे के ले आओ। धक्का देने का सेंस क्या है यहाँ पर कि धक्का देने से जब वो ऐसे ऐसे मूव करता है तो उसमें घर्षण कम लगता है और हम उसे आसानी से खींच सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सर्पण घर्षण है वह अधिक होता है। सर्पण घर्षण जो है दोस्तों वह बेलन घर्षण से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, बेलन घर्षण को अधिक बताया हुआ है। प्रश्न में बेलन घर्षण को अधिक बताया हुआ है, सर्पण घर्षण को कम बताया हुआ है। क्या संभव है? संभव नहीं है ना। यदि हम किसी चीज़ को ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं तो उसमें घर्षण कम लगता है, इसीलिए तो गाड़ियों में पहिए ऐसे ऐसे मूव करते हैं, नहीं तो ऐसे घिसटते हुए जाते, ठीक है ना। तो घर्षण को कम करने के लिए ही गाड़ियों में भी बेलन यानी कि गोलाकार पहिए का प्रयोग होता है। तो पहला तो गलत हो गया। अब आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल 1 सही है। क्या सही है? क्या नहीं, गलत है। न तो 1 और न ही 2। अभी हम दूसरे पे जाएंगे तब पता चलेगा कि दूसरे की कहानी क्या है, लेकिन पहला तो गलत ही हो गया। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं, यह संभव नहीं है क्योंकि पहला आपका ऑप्शन गलत हो गया है। केवल 2 सही है, न तो 1 और न ही 2 सही है। इन दोनों ऑप्शन में हमें भी पता करना है। तो द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण, ड्रैग कहते हैं। दोस्तों जो द्रव होता है, जो पानी होता है, ठीक है ना, जो पानी होता है उसके द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसे ड्रैग बल ही कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे कर्षण बल ही कहते हैं। जब दूसरा आपका सही हो गया तो न तो 1 और न ही 2 सही है, यह चीज़ें गलत हो गई, केवल 2 सही है। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरीके के भी दोस्तों जो बेसिक भौतिक विज्ञान की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि कोई आपसे मात्रक पूछ दिया, इस तरीके के कोई बल पूछ दिया, तो ऐसे प्रश्न भी भौतिक विज्ञान से आते रहते हैं। गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक पुस्तक का नाम यहाँ पर देगा या फिर एक उपन्यास का नाम देगा और पूछेगा इसको किसने लिखा है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न एक आते ही रहते हैं। या फिर कोई नई पुस्तक हो या फिर किसी ऐसे पुस्तक को जैसे हाल फिलहाल में पुरस्कार मिला हो, ठीक है ना, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी हो, उनका उपन्यास हो, उनकी ऑटोबायोग्राफी हो, इस तरीके के क्वेश्चन एक प्रश्न आपका मिलता है। तो गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो नामक पुस्तक है, इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों एक काफ़ी फेमस राइटर हैं अरुंधति राय, इन्होंने ही गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक नोवेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अरुंधति राय से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेपर में भाग मिल्खा भाग, ठीक है ना, जो ऑटोबायोग्राफी है, और टेस्ट इज माई लाइफ, ठीक है, और किरण बेदी जी की आत्मकथा, इस तरीके की एक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक गुलाम सेनापति था, ठीक है ना। दोस्तों गुलाम सेनापति का मतलब कि वह सेनापति, चीफ कमांडर तो था ही, लेकिन वह चीफ कमांडर एक गुलाम था। गुलाम का मतलब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह गुलाम था, वह सेनापति स्वतंत्र नहीं था। सेनापति के पद पे था लेकिन वह मूलतः क्या था? वह गुलाम था। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, यदि आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उस समय एक व्यक्ति का जिक्र आता है मलिक काफूर, ठीक है ना, मलिक काफूर। यह दोस्तों एक गुलाम था, इसे संभवतः
गुजरात से खरीदा गया था, ठीक है ना। यह काफ़ी चालाक था और इसने ही अलाउद्दीन खिलजी का मर्डर भी किया था और इसके बेटे का मर्डर किया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ दिनों के लिए मालिक कफूर भी बना था, वहाँ का शासक बना था। तो दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न पूछा हुआ है, गुलाम वंश से प्रश्न पूछता है, रजिया सुल्तान से प्रश्न पूछता है, मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न पूछता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रश्न पूछता है, इल्तुतमिश से प्रश्न पूछता है। तो जो आपका मध्यकालीन भारत है, जो संभवतः प्रश्न बनते हैं, लूसेंट में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, उसको आप लोग वहाँ से पढ़िए। तो यहाँ पर मालिक कफूर काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि जो 1296 से 1316 में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, यह इसका क्या था, सेनापति था, जो कि गुलाम भी था। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च सन 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। जेंडर संवाद, जो लिंग भेद है उसको कम करने के लिए, इस तरीके के संवाद, यानी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए, ठीक है ना। संवाद क्या करता है, लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसी को तो कम करता है। तो एक जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था, उस मंत्रालय का आपसे नाम पूछा हुआ है। तो संस्कृति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोस्तों मार्च सन 2022 में जो जेंडर संवाद स्थापित किया गया था, वह जो विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके अंतर्गत इस तरीके की एक्टिविटी की गई थी, ठीक है। तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है। रमा लघु मसूरिका या छोटी माता या चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं, या किस प्रकार की बीमारी है। दोस्तों आपको पता होगा ना, चिकन पॉक्स जब होता है तो शरीर पर धब्बे वब्बे पड़ जाते हैं और लोग बोलते हैं माता जी निकली हुई है। इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों ने गाँव में अधिकतर देखी होगी। यह जीव विज्ञान का प्रश्न है। तो यह पूछा है कि यह किस तरीके की एक बीमारी होती है। जीवाणु बैक्टीरियल रोग, दोस्तों इसमें बैक्टीरियल रोग या नहीं होता है। वंशानुगत हेरिडेटरी रोग, ऐसा नहीं है कि यदि किसी के पिता को चिकन पॉक्स हुआ है तो उनके बच्चों को भी चिकन पॉक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विषाणु जनित वायरल रोग, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह जो चिकन पॉक्स होता है, जिसे हम छोटी माता भी बोलते हैं, यह एक विषाणु जनित वायरल रोग है, ठीक है ना। और कवक फंगल इसे नहीं बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में कैंसर क्या हो जाएगा, विषाणु जनित, ठीक है। यह एक प्रकार का वायरल रोग होता है। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र हो गया जो बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना। एग्रीकल्चर क्या है, यह प्राथमिक क्षेत्र होता है। हम किसी खदान से कोई अयस्क निकाल रहे हैं तो अभी प्राथमिक क्षेत्र है। उसको हम प्यूरिफाई कर दें तो वह सेकेंडरी क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। और तृतीय क्षेत्र में क्या होगा कि हम उसे डायमंड बना के बेच दें। बात समझ में आई। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, कृषि से संबंधित क्षेत्र, यह दोस्तों यह प्राथमिक क्षेत्र, यह कौन सा है, यह प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है ना, यह प्राइमरी क्षेत्र है। बिजली और कोयला, यह दोस्तों जो बिजली है, कोयले से क्या बनती है, बिजली बनती है, ठीक है ना। फिर बिजली से हम ट्रेन चलाते हैं। बात समझ में आई। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जो किसी चीज को बनाने का कार्य होता है, वह हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। यदि हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वह सेकेंडरी क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, वह सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। परिवहन, संचार और व्यवस्था सेवाएं, दोस्तों जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो हम गुड्स एवं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो लोग जॉब करते हैं या फिर परिवहन के माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, एक सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं, उसमें बैठ के सफ़र कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र होता है, वह दोस्तों अर्थव्यवस्था में तृतीयक अर्थव्यवस्था में आता है। तो यह क्या, यह टर्सरी है, क्या है, यह टर्सरी क्षेत्र है। जहां भी सर्विस प्रोवाइडर की बात आएगी वहीं आपका आंसर होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोस्तों यह द्वितीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में आता है। जहां भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी आप द्वितीयक अर्थव्यवस्था को टिक करेंगे। और जहां भी किसी चीज़ की सेवाएं, जैसे हम कोई सर्विस को उपलब्ध करवा रहे हैं, हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई बिजनेस हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है, ब्लिंकेट हो गया, यह तमाम कंपनियां आपको सर्विस देती हैं, आप उसके बदले उसे पेड करते हैं। यह सारी जो व्यवस्था है वह तृतीयक क्षेत्र में आती है। और हमारे जो जीडीपी है, जो देश की जीडीपी है या फिर जो देश की इकॉनमी है, उसमें सबसे अधिक योगदान दोस्तों
तृतीयक क्षेत्र ही देता है, ठीक है ना। इसमें सबसे अधिक जो योगदान है वह कौन सा क्षेत्र देता है, वह तृतीयक क्षेत्र ही देता है, ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र जितना ऊपर जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि देश का विकास उतना ही अधिक हो रहा है, ठीक है। तो यदि आपसे एक हिरार्की पूछ ले तो सबसे अधिक योगदान हमारे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र देता है, फिर इसके बाद सेकेंडरी आता है और फिर प्राइमरी आता है, ठीक है। तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, इसके बाद द्वितीयक, फिर प्राथमिक। 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में डाला गया था। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि भारतीय संविधान में वह कौन से 3 वर्ड जोड़े गए, उन 3 वर्डों को आपको याद करना है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, ठीक है ना, और मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में जोड़े गए, यह सारी बातें आप लोग को थोड़ा सा एनालिसिस करना है, इसके बारे में देखना है। आपको सर्च मार के कम से कम 1 पेज का इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ आपको लिखना है। मैं इसको कम से कम 10 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी और बिहार के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों यह जो बौद्ध गुफा मंदिर है, जिसे बराबर की गुफाएं भी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है, यह बिहार में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा लेटे हुए गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वह कहाँ पर बन रही है, वह बोध गया में ही बन रही है। और कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, ठीक है ना, तो सारनाथ में दिया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी 10-15 प्रश्न बनते हैं उसे आप लोग को याद करना है। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि हर व्यक्ति आज़ाद है हर तरीके का कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही काम करना है, आपको यह काम नहीं करना है। तो फ्रीडम है, क्या है, फ्रीडम है। समानता क्या है कि एक काम करने के एवज में आपको समान वेतन मिलेगा, यानी कि इक्वलिटी है, ठीक है ना। आप कहीं भी पानी पी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो समानता है यहाँ पे। लेकिन जो मानव तस्करी है और जबरन श्रम है, इसको क्या बोलते हैं। यदि मैं बोलूँ कि तुम काम करो, मैं क्या बोलूँ कि तुम काम करो, उसके बदले मैं तुमको कुछ पैसा नहीं दूंगा, जिसे बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। तो क्या हो गया, मैं उसका शोषण कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उसका शोषण कर रहा हूँ। मैं किसी आदमी को बहला फुसला के कहीं बेच दिया और उसे जो गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है, ये ठीक है ना। जो मानव तस्करी होती है उसमें क्या होता है कि एक आदमी किसी को बेच देता है, फिर वह उसका गुलाम बन जाता है, वह उससे जो चाहे वह करवाता है, ठीक है। तो मानव तस्करी और जबरन श्रम दोस्तों यह शोषण के खिलाफ एक अधिकार है, ठीक है ना। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम किसी व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं, और इसके खिलाफ जो हमारे पास राइट है वह क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32 में, जिसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा भी कहा था। क्योंकि जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि संवैधानिक उपचार में यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, ठीक है ना। तो दोस्तों यह जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32 में, यह आपके मौलिक अधिकारों को प्रिवेंट करता है, उसकी रक्षा करता है। और इसीलिए बाबा साहब ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। तो यहाँ पर मानव तस्करी और जबरन श्रम जो है यह शोषण के खिलाफ अधिकार है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक भारत के संविधान में मौलिक अधिकार वर्णित हैं, और यह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार लिया गया है। इसे आप लोग को देखना है। बात समझ में आई। तो जो मौलिक अधिकार से प्रश्न बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, इससे संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था, और इन्होंने अपने इकलौते पुत्र की भी शादी एक विधवा से ही करवाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवाओं का पुनर्विवाह। राजा राम मोहन राय, इनको दोस्तों सती प्रथा, ठीक है ना, इनको सती प्रथा को खत्म कराने के लिए हम जानते हैं। बात समझ में आई। तो
यहाँ पे यदि सती प्रथा है तो राजा राम मोहन का राम यहाँ पे आएगा और विधवाओं के पुनर्विवाह का नाम आए, ठीक है ना, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको टिक करना है। बात समझ आई? तो ये सारी चीजें आप लोग को देखनी है। सत्रिया नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो सत्रिया है, जैसे जो हमारे देश में शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य हैं, तो जो सबसे लेटेस्ट सन 2000 में ऐड हुआ है वह कौन सा है? वह सत्रिया है, सत्रिय है। और दोस्तों यह सत्रिय कहाँ का नृत्य है? यह असम राज्य का नृत्य है, ठीक है ना। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह बड़े चर्चा में रहते हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। आप लोग को याद रखना है कि असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है ना। और जो सत्रिया है, जो सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है भारत का, वो असम है, ठीक है ना। यह सत्रिया कहाँ का है? असम का है। दोस्तों यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कथक है। मणिपुर का बात करूं तो मणिपुरी है, ठीक है ना, इसको आप भारतनाट्यम बोल सकते हैं, ठीक है। यह सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं उनको आप लोग अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसको देखिए, उससे भी एक प्रश्न बन सकता है। भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, निर्धनता का मतलब कि गरीबी, ठीक है ना। सामाजिक समूह, जैसे सामाजिक समूह होते हैं ना, जैसे आप जनरल बोलते हैं, ओबीसी बोलते हैं, एससी बोलते हैं, एसटी होते हैं, वह क्या है? वह कोई कास्ट नहीं है, वह एक समूह है जिसे आर्थिक और सामाजिक रूप से एक ग्रुप में डाला गया है। तो समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, यानी कि ऐसा कौन सा समूह है जिसे निर्धनता का डर सबसे ज़्यादा सताता है, कि सबसे अधिक गरीबी वहीं पे है? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, या फिर अनुसूचित जनजाति, या जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, या दोनों ही जो सामाजिक समूह हैं इनमें निर्धनता सबसे अधिक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। एससी और एसटी दोस्तों ऐसे समूह हैं भारत में जिन्हें एससी और एसटी ग्रुप में डाला गया है। ऐसी जातियां या फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें निर्धनता से असुरक्षा सबसे अधिक है, यानी कि उनमें निर्धनता सर्वाधिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसटी टिक करके चले आना, एससी एसटी दोनों है। राष्ट्रमंडल खेलों सन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने किया है? दोस्तों यह यूके में हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल जो खेल हैं सन 2022 में, ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लैंड के उपनिवेशक देश थे, ठीक है ना, उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है, और यह कहाँ हुआ था? सन 2022 में इंग्लैंड में हुआ था। इस तरीके के जो राष्ट्रमंडल खेल हो गए, जो ओलंपिक खेल हो गए, कितने लोगों ने ओलंपिक में भारत में मेडल जीता, किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, किसने कांस्य जीता, किस प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता, यह आप लोग को पता होना चाहिए, इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे प्रश्न आते हैं, और इन प्रश्नों से किस तरीके से और प्रश्न बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? मृदा के रंग की मिट्टी किस रंग की होगी? गठन यानी कि उसका स्ट्रक्चर कि वह ठोस होगी कि भुरभुरी मिट्टी होगी। रासायनिक गुणधर्म कि उसमें किस तरीके की क्वालिटी होगी, उसमें कौन सा खनिज होगा और खनिज की मात्रा क्या होगी। पारगम्यता मतलब कि वह उसका जो अमाउंट होगा वह काफ़ी पतला होगा या मोटा होगा। इस तरीके की जो सारी गुण हैं वह किस पे निर्धारण करता है? दोस्तों जो उसका जनक सेल होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि आपके माता पिता के गुण आप में आते हैं, तो जो जनक सेल होता है वही निर्धारित करता है कि मृदा के रंग क्या होंगे, इसका गठन क्या होगा, रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, खनिज की मात्रा क्या होगी, और उस मिट्टी में पारगम्यता कितनी होगी। यह उसके जनक सेल ही निर्धारित करते हैं, जिस तरीके से मानव में मानव जीन निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो जनक सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल सन 2022 तक जो उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार जो भारत का रेल है निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है? सिंपल सी बात है, पूछ रहा है कि भारत रेल इन चारों में से सबसे अधिक किसको ढोता है, किसको लाने ले जाने का काम रेलवे करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कोयला हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 17 में का आंसर कोयला हो जाएगा।
मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मांडू उत्सव जो है वो गोवा से संबंधित है, और गोवा से एक बहुत ज्यादा पूछता है सिग्मो। अब मैं सभी राज्यों को लिखूं, ठीक है ना, इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बार लिख के बता दिया हूं। आप लोग का काम क्या है कि सभी राज्यों के जो त्यौहार है उसको लिख के याद करिए, एक दो बताने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी त्यौहार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं खुद किसी को पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो समझदारी इसी में है कि खूब लगभग 10-10 त्यौहार, ठीक है ना, जो 10-10 त्यौहार है प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, ठीक है, उनसे आप लोग याद करिए, और PYQ में जो आए हैं उनको भी याद करिए। तो मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? दोस्तों आप लोग को पता होगा कि राजकुमार शर्मा के कहने पर, किसके कहने पर? राजकुमार शर्मा के कहने पर महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में गए, ठीक है ना। और इनके जाने का उद्देश्य क्या था कि जो 3 कठिया व्यवस्था थी कि लोगों को 1/3 अपने ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, उससे किसान परेशान थे, तो उससे आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था? सत्याग्रह किया था, सत्य के लिए आग्रह किया था। तो इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यह बिहार के चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में हुआ था। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जिसमें उनकी जीत भी हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, एक हिरार्की है, ठीक है। फिर इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इससे जो 7-8 आंदोलन महात्मा गांधी के प्रमुख हैं, इनको आप लोग को याद करना है। महात्मा गांधी से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टानों का उदाहरण है? दोस्तों तलछटी का मतलब क्या होता है? जो छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, छोटी छोटी चट्टानें, मैं बहुत बड़े चट्टानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वह किसी भी प्रकृति एक्टिविटी के द्वारा जब एक जगह आके एकत्रित हो जाती हैं, जब एक जगह आके एकत्रित हो जाती हैं, तो उनसे जो जिस प्रकार का यहाँ पे चट्टान बनता है या फिर जिस प्रकार का पत्थर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो तलछटी चट्टानें बलुआ पत्थर का एग्जाम्पल होती हैं। और यह कहाँ, और दोस्तों यह कैसे बनती हैं? जब छोटी छोटी चट्टानें मिलकर आपस में एकत्र होती हैं तो बलुआ पत्थर का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व, 60 ईसा पूर्व का मतलब दोस्तों 0 से, ठीक है ना, 0 से पहले 60, और 225 का मतलब कि ईसा के बाद। तो यदि मैं इसको देखूं 225 और 60, 70, 80, 285 वर्ष तक, ठीक है ना, उसके अनुसार कि राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? तो 60 ईसा पूर्व और 225 ईसा पूर्व और ईसवी, ठीक है ना, 285 वर्षों तक जो सातवाहन वंश था उसकी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। ये दोस्तों आपसे पूछे कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो राजा शिमुक ने की थी। इसे आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी आप लोग को पता होगा, विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? दोस्तों भारत मुख्यतः 3 आईसीसी का जो विश्व कप का टूर्नामेंट है जीता हुआ है। वह कब जीता हुआ है? सबसे पहले दोस्तों कपिल देव ने जीता, फिर इसके बाद सन 2007 में MS धोनी ने जीता, यह T20 का वर्ल्ड कप था। इसके बाद सन 2011 में फिर MS धोनी ने जीता, यह क्या था? यह वनडे का वर्ल्ड कप था, ठीक है ना, वर्ल्ड कप था। तो 1983, सन 2007 और सन 2011। तो सबसे पहले कपिल देव ने क्या था जीता? वनडे का वर्ल्ड कप जीता, वनडे का वर्ल्ड कप जीता। तो वह पहले कप्तान कौन से थे? कपिल देव थे, ठीक है ना। और साथ में जो T20 जीते वो कौन थे? वो MS धोनी। यह तीनों को ही आपको याद रखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कपिल देव।
दोस्तों यदि सन 2011 पूछे तो MS धोनी, और T20 सन 2007 पूछे तो इसके कौन हो जाएंगे, MS धोनी। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है? दोस्तों गुणसूत्र और जो जीन होते हैं वह कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। तो कोशिका से भी संबंधित एक प्रश्न आता है, ठीक है, जिसे आप लोग को ध्यान रखना है। इनमें से किसे सन 2021 में ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो सन 2021, सन 2022 और सन 2023, ठीक है ना। और इसमें से आपको क्या पढ़ना है, फीमेल और मेल दोनों, ठीक है ना, किसको मिला और वह कौन से देश से संबंधित है, इसे आप लोग को याद करना है। और इसका मैं आपको आंसर बता दूं कि क्रिकेट ऑफ द ईयर सन 2021 में जिन्हें चुना गया था वह स्मृति मंधाना थी, ठीक है ना। तो बाबर आजम कब बने, ठीक है, ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। वेशी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक डांस अवार्ड है? यह दोस्तों USA में दिया जाता है। जो वेशी अवार्ड है, जो एक डांस अवार्ड है, इसे USA में दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न जो है दोस्तों GK GS में आपसे पूछते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी कर चुके होंगे और इसमें से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। यदि इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको और देखने हैं तो आपके चैनल रैंकाइंड एकेडमी पे लगभग 35 से 40 काफ़ी अच्छे प्रश्नों का सेट जो है वह यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग फ्री ऑफ कास्ट इसको देख सकते हैं और आपको उस चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।